कल हमने क्या पढ़ा था? राइट्स, है ना? किसी भी इंडियन सिटीजन के कौन कौन से राइट्स है, उसको क्या क्या, अपनी कंट्री में क्या क्या फ्रीडम मिली हुई है ना? मतलब वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी, मतलब वो चाहे तो कौन से भी स्कूल में पढ़ सकता है, ठीक है? उसको राइट टू एजुकेशन भी है, मतलब वो जिस स्कूल में चाहे वो पढ़ सकता है, जो वर्क करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है? उसके साथ साथ पढ़ी थी हमने ड्यूटीज, एक ही पढ़ी थी, है ना? पेज नंबर 275। ओके, सो फर्स्ट पढ़ी थी हमने, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट फॉलो द रूल्स रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें अपने सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है? ये राइट्स, ड्यूटीज, ये सब किस में लिखी हुई होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स और ड्यूटीज लिखी हुई है, वही हमें क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। मतलब सारे सिटीजन, हर सिटीजन को ये सब फॉलो करना चाहिए। Every Indian citizen must uphold and cherish the principles that inspire the national freedom movement. हर सिटीजन को क्या करना चाहिए? उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जो किस चीज को इंस्पायर करते हैं? नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है? जैसे अब गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट करे थे, ठीक है? जैसे कि उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना? सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें क्या था, और क्या था? नॉन वायलेंस, है ना? एक नॉन वायलेंस मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, जिसमें चाहे ब्रिटिश लोग कुछ भी कर रहे थे, बट गांधी जी का क्या कहना था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, है ना? तो हमें हमारी भी थिंकिंग वही होना चाहिए कि हम किसी से भी वायलेंस ना करें, है ना? और हम क्या करें? हमें नॉन वायलेंस करना चाहिए, मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। थर्ड, एवरी इंडियन सिटीजन शुड प्रमोट नेशनल हार्मोनी एंड पीस अमंग ऑल कास्ट एंड रिलीजन। जितने भी इंडियन सिटीजन से, उनके बीच में क्या होना चाहिए? पीस होनी चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए, और नेशनल हार्मोनी, मतलब कंट्री में कास्ट के बेस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना? कास्ट और रिलीजन के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट द कंट्री एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेशन व्हेन नीडेड। हर इंडियन सिटीजन को क्या करना चाहिए? अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? जैसे कोई अपनी कंट्री के बारे में बुरा बोल रहा है, तो उसको रोकने की हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर, है ना? मतलब अपनों को पता है कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है? तो अपनों को क्या करना है? उसको रोकना है ना? एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेशन व्हेन नीडेड। अगर कंट्री में अपनी नीड है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है? तो ये अपनी ड्यूटी बनती है कि अपन क्या करें? उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाए, है ना? तो ये हर सिटीजन की एक ड्यूटी होनी चाहिए। एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ हेरिटेज ऑफ द कंट्री। अपनी इंडिया में जो जो भी चीजें गॉड गिफ्टेड है, जो अपनों को पुराने लोगों ने दी है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन ताजमहल, है ना? ताजमहल, कुतुब मीनार, है ना? इनकी जो वैल्यू है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? अब हम ये नहीं कर सकते कि ताजमहल को गंदा करें, है ना? वो एक अपनी कंट्री की ब्रांड है ना? ब्रांड मीन्स वो एक अपनी कंट्री की क्या है? वैल्यू है ना? ताजमहल पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में क्या है? फेमस है। ओके, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिक्स, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट कंडेम वायलेंस एंड नॉट हार्म एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। हर सिटीजन को वायलेंस नहीं करना चाहिए। अगर कहीं वायलेंस हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। कंडेम मतलब रोकना, है ना? यहाँ पर अंडरलाइन कर लो आप, कंडेम मतलब रोकना,
है ना, टू स्टॉप वायलेंस, मतलब जो झगड़ा होता है ना, लड़ाइयाँ होती है, उनको क्या करना, रोकना। एंड नॉट हार्म एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। 7, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हर इंडियन सिटीजन को एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, अपनी कंट्री का एनवायरमेंट जो है, मतलब जैसे आसपास की चीजें हैं, जैसे ट्रीज, है ना, ट्रीज हुई, उसका ध्यान रखना चाहिए अपनों को, ओके। 8, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट अपहोल्ड एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। अब अपनी कंट्री में क्या है, कास्ट के बेस पर भी लड़ाइयाँ होती है ना, और रिलीजन के बेस पे भी लड़ाई होनी चाहिए, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। और हमें क्या प्रमोट करना चाहिए, मतलब किस चीज का बढ़ावा करना चाहिए, ब्रदरहुड का। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा की तरह, मतलब ऑल ऑल वी आर ब्रदर्स, हम सब क्या है, भाई है, ठीक है, ब्रदर्स है, ठीक है। मतलब हमें रहना कैसे चाहिए, बिना लड़ाई किए, मतलब जैसे ब्रदर्स रहते हैं ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही सब रहना चाहिए। तो ये सब क्या थी अपनी ड्यूटीज, एक इंडियन सिटीजन की ड्यूटीज, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं अवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सिटीजन्स के लिए, है ना, गवर्नमेंट को लोगों के लिए क्या करना चाहिए, वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। Our constitution not only has rights and duties for citizens, it also has some guidelines which every government needs to follow, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज ही नहीं लिखी हुई है सिटीजन्स के लिए, मतलब जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज ही नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा और क्या लिखी हुई है, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है अपने लोगों के लिए, है ना, जैसे क्या क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाना है ना, उनकी टेक केयर करना है, उनके बीच में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा इंसान है ना, जिसके पास पैसे ज्यादा है तो उसका वर्क पहले होगा, और जिसके पास पैसे नहीं है उसका वर्क बाद में होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। These rules for the government are known as directive principles. गवर्नमेंट के लिए जो रूल्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं उन्हें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। अंडरलाइन करो उसको, समझ में आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं जो कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट, है ना, जो कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट। सिद्धि एक बार रिपीट करो। क्या मैम, या डायरेक्टिव सर। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिसको जो गवर्नमेंट रहती है ना, हम्म, अभी आपने बताया ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो गवर्नमेंट रहती है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर से एक और बार मैं समझा देता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रूल्स, मतलब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब रिद्धि सिद्धि, रूल्स, रूल्स, है ना। डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब रूल्स, रूल्स जो कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जो कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। समझ में आया गुंजन, यस। गुंजन क्लियर हुआ आपको, अनम्यूट करो बेटा। देवांग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं,
देवांग। सर हाँ सर वो जो अपनी कंट्रीज को संभालते। बहुत बढ़िया बेटा। अपन सुन ही नहीं रहे चैप्टर, फिर क्यों क्लास ज्वाइन ही क्यों कर रहे जब अपन सुनना ही नहीं है तो? हाँ, इससे बढ़िया सुनो ही मत। क्यों अपना नेट खत्म कर रहे हैं अपन? 5 बार मैंने समझा दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तब भी नहीं सुनना आप लोगों को। लास्ट टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं, है ना? रूल्स होते हैं ना, रूल्स आपको पता है अपने स्कूल में कौन से रूल्स है, आपको कौन कौन से रूल्स प्रोवाइडेड है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है? ये एक रूल है, ओके, ये एक रूल है, ठीक है? तो उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी क्या है? रूल्स है, जो कौन फॉलो करती है? गवर्नमेंट, है ना? जो कौन फॉलो करती है? गवर्नमेंट, ठीक है? let us take a look at some of the directive principles. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हम, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, ठीक है? पहला, फर्स्ट। हाँ अनुष्का, क्या क्वेश्चन है? अनुष्का अनम्यूट करो जल्दी, बोलो क्या करना है? एक्सक्यूज बोलो जल्दी से। सर क्या? आपने पूछा ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? यस सर। सर अभी जो आपने वो पढ़ाया ना, क्या चीज? डिरीशिव, ड्यूटीज, हाँ उसमें क्या कंफ्यूजन है? सर वो है ना, हमें ना मम्मा बुरा चलेगा किसी को फोन दे के दो। ओके, मैं एक और बार समझा दूंगा बस। यस सर। पहले ये पढ़ लेते हैं, कौन कौन से रूल्स है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, किन किन चीजों का ध्यान देती है, ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज वर्क। गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हर सिटीजन के पास कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए। हर सिटीजन मतलब ऐसे नहीं कि आपके पास, मतलब बच्चों के पास नहीं होना चाहिए, जो वर्क कर सकता है, और मतलब जो वर्क करने की एबिलिटी हो किसी के पास, है ना? जो वर्क ढूंढ रहा है, जिसको वर्क की नीड है, उसके पास वर्क होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्क ढूंढ रहे हैं और वर्क मिल ही नहीं रहा है, तो इसका ध्यान किसको रखना चाहिए? गवर्नमेंट को। शो, पहला वाला क्या पॉइंट समझाया? अनम्यूट करो जल्दी से। यस सर। पहला वाला पॉइंट क्या समझाया मैंने? अपने तो बाहर देखो वो ना। सर सुनो सर, वो है ना जिनको जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनको वन नहीं मिलता है ना, तो गवर्नमेंट वर्क दिलाती है। वर्क दिलाती नहीं है, वर्क दिलाना चाहिए उनको। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्क, जिनको वर्क नहीं मिल रहा है उनको वर्क प्रॉपर मिले। सब एक एक करके पूछूंगा मैं, और जिनको नहीं आंसर आता है ना उनको बाहर कर दूंगा। It is the duty of the second. It is the duty of the government to see that every citizen is provided with good living condition, proper food and health care. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या ध्यान रखे? एवरी सिटीजन इज प्रोवाइडेड विथ गुड लिविंग कंडीशन, है ना? मतलब जो कंट्री में रह रहा है,
उसके आसपास की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। जहां पर उसका घर है उसके आसपास की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मतलब फालतू का कचरा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी अपने घर के पास आती है गाड़ी आती है ना, जो जितना भी वेस्ट है वो ले जाती है ना। प्रॉपर फूड, मतलब फूड में कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए। अपन फूड के लिए प्रॉपर क्या देते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स है वो प्रॉपर आनी चाहिए, है ना। और हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी अच्छी तरह प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी सेकेंड ड्यूटी है। थर्ड, द पर्सन शुड ऑल्सो सी टू इट दैट नो रिच पर्सन एक्सप्लॉइट्स द पुअर, है ना। थर्ड ड्यूटी क्या रहती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ये चीज भी देखे कि जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को परेशान ना करे। मतलब रहता है ना कि जो अमीर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, गरीब लोगों को परेशान करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब उनको परेशान करना, ठीक है। किस बेसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पुअर पर्सन है, उसने क्या लिए है, रिच पर्सन से पैसे लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए अमाउंट लिया है, कुछ मनी लिए हैं। तो अब रिच पर्सन की ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि हर बार उसको परेशान करे, है ना। मतलब वो सामने से खुद परेशान नहीं करे, अगर वो पैसे नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, बट वो खुद परेशान ना करे, ठीक है। तो ये एक ड्यूटी भी रहती है कि रिच पर्सन पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट ना करे, मतलब परेशान ना करे, ओके। फोर्थ, the government should see to it that every child is provided education till at least the age of 14. गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि 14 इयर्स तक हर चाइल्ड को क्या मिले, एजुकेशन मिले। मतलब वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कब तक, 14 की एज तक, एटलीस्ट 14 तक तो होना चाहिए, है ना। मतलब 14 एज मतलब आपको 9 या फिर 10 तो कंप्लीट होनी चाहिए हर चाइल्ड की, ठीक है। उनसे पहले आप उसको वर्क नहीं करवा सकते। लावण्या, लावण्या अनम्यूट करो बेटा, चारों पॉइंट समझाओ जल्दी से, एक एक बार। The government will ensure that every citizen has work. समझाओ। Government गवर्नमेंट का जो वर्क रहता है वो हाँ, उन्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या वर्क रहता है, पहला पॉइंट में वही बता रखा है कि क्या वर्क रहता है उनका, कि जो कंट्री में उनका सुना ही नहीं अपने, फिर से सुनना ना, कोई स्टूडेंट समझाएगा आपको। अब देखो कौन समझाएगा, चलो ये समझाएगा, देवांग समझाएगा। समझाओ देवांग, पहला पॉइंट। सर पहला पॉइंट, कंट्री में जिसको वर्क ना मिले तो गवर्नमेंट उसे वर्क देती है। देती नहीं है, देना चाहिए, 3 बार बोला मैंने। ये और सर गवर्नमेंट, सेकंड वाला है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कंट्री में किसी की कंडीशन प्रॉपर तो है ना, फूड और उसके फूड में कुछ मिला हुआ तो नहीं जो के और प्रॉपर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड होने चाहिए। और सर थर्ड वाला कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कोई अमीर इंसान किसी गरीब इंसान को परेशान ना करे। गुड। फोर्थ, सर गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि एवरी चाइल्ड अच्छे से पढ़ रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, इस पॉइंट को एजुकेशन कर रहे हैं
चलो ठीक है, इस पॉइंट को मैं फिर से समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बच्चा एटलीस्ट 14 एज तक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब 14, जो 14 एज होती है ना, जैसे अभी आप सब 7 इयर्स के होंगे या फिर 8 इयर्स के होंगे ज्यादा से ज्यादा, या फिर 9 इयर्स के होंगे, है ना। तो 14 इयर्स तक तो एटलीस्ट उसको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। मतलब वो पढ़ने जाए, है ना। 14 इयर्स तक एटलीस्ट वो पढ़ने जाए, उसके बाद वो वर्क कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है ना, बट एटलीस्ट 14 इयर्स तक तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ओके, सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना। ये पढ़ लेते हैं अपन लास्ट, रिमेंबर, और फिर बुक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द 6 फंडामेंटल राइट्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन एंजॉय। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने राइट्स दे रखे हैं इंडियन सिटीजन को? 6। उस पर अंडरलाइन कर लो, 6। ठीक है, 6 पे अंडरलाइन कर लो कि राइट्स अपनों को 6 दे रखे, है ना। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम फंडामेंटल ड्यूटीज दैट एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट फॉलो। कुछ ड्यूटीज भी होती है ना, लोगों की कुछ ड्यूटीज भी होती है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को हेल्प चाहिए तो वो करनी है ना। किसी को अगर हेल्प की नीड है तो उसे करनी चाहिए। ठीक है, किसी के पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हमको खराब करनी चाहिए। जैसे कोई एक गार्डन है, तो गार्डन एक क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। उसे मतलब आप जैसे गार्डन में घूमने गए और वहां के जो राइड्स रहती है, जो झूले रहते हैं, वो तोड़ के आ गए आप, है ना, तो ये गलत बात है ना। वहां की जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसको आप निकाल के आ गए, पूरी निकाल के आ गए, तो ये भी एक गलत है। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स मीन फॉर द गवर्नमेंट आर ऑल्सो स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या चीजें लिखी हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब गवर्नमेंट के रूल्स। गवर्नमेंट को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, ये सब भी किसमें लिखा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ बुक एक्टिविटी चेक कर लो आप। जिसका कंप्लीट है वो चेक करेगा, और जिसका कंप्लीट नहीं है वो एक एक करके मैं रीड करूंगा फिर लिखेगा वो, है ना। पहले से कोई भी नहीं लिखेगा। फर्स्ट, fill in the blanks. Every Indian citizen must dash violence. वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा करना। उसको क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़े को क्या करना चाहिए अपनों को? शुभ 2 मिनट रुक जाओ, है ना। फर्स्ट, कंडेम। कंडेम मतलब रोकना चाहिए, लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। बी, सपोर्ट। सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब 2 जने लड़ रहे हैं तो अपनों को भी उसमें जाके घुस जाना चाहिए कि लड़े अपन भी, नहीं। और सी है गिव अवे। गिव अवे मतलब उसको इग्नोर करना। मतलब 2 जने लड़ रहे हैं तो उसको बिना देखे अपन अपना काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? ए, कंडेम, रोकना चाहिए। सेकेंड, राइट टू इक्वलिटी। एक मिनट, इसका आंसर गलत है ना, आप ये मत लिखना। ये क्या हो गया बेटा, ये आंसर गलत है ना। सेकंड का आंसर ए नहीं है। हाँ शुभ, क्या हो गया? बोले हमारे बुक में ना बी लिखा है, बी लिखा है हमने ना। इडली। हाँ, बी यस सर। आंसर ही सही है। बी आंसर है इसका सेकंड का, राइट टू इक्वलिटी, है ना।
राइट टू इक्वलिटी क्या है, ऑब्वियसली एक राइट ही होगा, है ना। तो इसमें क्या आएगा आंसर, बी, फंडामेंटल राइट। यस सर। बी, फंडामेंटल राइट। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फॉर, अरे यार ये क्या हो गया, बेटा सी का भी आंसर, थर्ड का भी आंसर गलत है, इसका भी आंसर ये नहीं है। सर तो हमारा मतलब सही है, मतलब गलत है हमारा भी। हाँ गलत है बेटा। हमारी भी सिटी वही है जो यहाँ पे लिखा है, एलबी सिटीजन। इसका आंसर है बेटा बी, है ना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो किसके लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो गवर्नमेंट के लिए होते हैं, तो इसका आंसर भी है बी। फोर्थ, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज डैश। गवर्नमेंट को क्या चेक करना चाहिए कि हर सिटीजन के पास क्या हो, फूड, बेड या फिर फैन। ऑब्वियसली आंसर है फूड, है ना। फूड तो होना चाहिए एटलीस्ट सबके पास। तो फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है बी, ओके, और फोर्थ का आंसर है ए। अब किस किस का कंप्लीट हो गया है, सेंड में थम्स अप। प्रॉपर राइट करना है ना आंसर, जो मैंने इधर स्क्रीन पर दे रखा है वही आंसर आप राइट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, एवरी इंडियन सिटीजन एंजॉयज द राइट टू वायलेंस। इंडियन सिटीजन के पास ये वाला राइट भी है क्या, राइट टू वायलेंस। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब वो कभी भी चाहे तो झगड़ा कर सकता है किसी से भी, ऐसा राइट है क्या, आंसर इज फॉल्स। सेकेंड, नोबडी इज इक्वल इन ए सोशल स्टेट। मतलब अपने पास इक्वलिटी नहीं है क्या, इक्वलिटी मतलब कि आप सब इक्वल नहीं हो क्या, आंसर इज फॉल्स। इक्वल मतलब आपको एक ही क्लास में बिठाते हैं, एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं, है ना। आंसर है फॉल्स। थर्ड, इंडिया हैज 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 6 है क्या, आंसर इज फॉल्स। 6 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। जो अपने राइट्स है ना, जो अपनी फ्रीडम है, वो कितने हैं, 6। Fourth, the Indian Constitution came into effect after 3 years after India gained independence. इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, मतलब आजादी मिली, उसके 3 साल बाद क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आंसर इज ट्रू, है ना। 19
मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉर्मली 1947 में अपनों को क्या मिला था? 1947 में अपनों को इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना? और 1950 में अपनों को क्या मिला, क्या बना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लीट? हाँ सिद्ध, क्या हो गया? यस, व्हाट हैपन सिद्धि? सर अपन हम बता ना, ये जो आपने लिखा ना वो 1947 और 1950, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने जैसे बता कि दिया। मैं 1950 का, हाँ, मैं ऐसे लिखना नहीं है इसको, नहीं लिखना नहीं है, ये तो बस सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है। एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये लिखना नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि 1947 में अपनों को इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो ये कितने इयर्स का गैप हो गया? 3 इयर्स, है ना? तो यहाँ पर 3 इयर्स ही पूछा। ट्रू, आंसर इज ट्रू। कंप्लीट? नाउ सबने लिख लिया होगा। नाउ होमवर्क इज लर्न एंड राइट बुक एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना। अंडरस्टूड? ओके।